एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम देखेंगे कुछ जो टॉपिक हैं मैंने लिखे हुए हैं। पूरे चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। दो अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों को देखेंगे। एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये देखेंगे कि किन चीज़ों को हम एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। जो एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। वाउचर्स क्या होते हैं, कैसे वो एक एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, दोनों चीज़ देखेंगे। जर्नल देखेंगे, जर्नल में फॉर्मेट, उसके टाइप्स, कितने टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज देखेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसी के बीच हम एक जीएसटी का पोर्शन भी लेंगे जिसका एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो जीएसटी अंडरस्टैंड करने के लिए एक अलग वीडियो आपको देखना पड़ सकता है, जो चैनल में वो चीज़ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज रेज्ड फ्रॉम ईदर आउटसाइडर और ओनर। जो भी टोटल एसेट होती है फर्म की, या तो हम बाहर से उसे खरीदते हैं लोन लेकर के, क्रेडिटर से उधारी पे, या फिर ओनर खुद वो खरीदता है। जब ओनर खुद खरीदता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और जब वो एसेट बाहर से ली जाती है तो या तो क्रेडिटर बनते हैं हमारे पास, या लेंडर्स यानी जिनसे हमने लोन लिया है वो हमारे पास मौजूद हो जाते हैं। तो ओनर्स का जो खुद का इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो ओनर्स ओन इन्वेस्टेड अमाउंट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। उस हिसाब से एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल और लायबिलिटी को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट निकल के आ जाती है। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन दिस इक्वेशन शैल ऑलवेज स्टैंड ट्रू। हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करें, ये इक्वेशन कभी भी गलत प्रूफ नहीं होगी, ये हमेशा सही प्रूफ होगी। देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में बिजनेस ट्रांजेक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करके देखते हैं क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन करके हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। देख लेते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन दोनों साइड को, मतलब इस साइड को भी और इज इक्वल टू के इस साइड को भी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड को अफेक्ट करती है। ऐसे ट्रांजैक्शन सपोज मिस्टर एक्स कमिंस बिजनेस विद कैश 3 लाख। तो हमारे पास 3 लाख का कैश आया, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना पैसा लगाया। तो जो अपना पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए क्या, कैपिटल, और कैश बिजनेस में आ गया। तो कैश क्या, असेट। तो कैश असेट में हम कैश लिख देंगे 3 लाख, और कैपिटल में 3 लाख हम वैसे कैपिटल लिख देंगे, और लायबिलिटी कोई है नहीं क्योंकि ओनर का खुद का पैसा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गई। आगे देखते हैं। बॉट गुड फ्रॉम राम 30,000। राम से गुड्स खरीदे हैं 30,000 के। यहाँ पे बोला नहीं है कि कैश में खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं, और नाम भी लिखा है जो सप्लायर है उसका। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो राम है वो क्रेडिटर है और ये गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदे हैं। तो असेट हमारे पास क्या आ गई, 30,000 की। अब हमारे पास राम क्या हो गया, क्रेडिटर, जो कि लायबिलिटी है। तो 30,000 की असेट भी आ गई गुड्स, और 30,000 का हमारे पास लायबिलिटी भी अराइज हो गया। तो असेट में देखें तो हमारे पास अब दो चीज़ हैं, कैश जो 3 लाख पड़ा था, 30,000 का और गुड ऐड हो गया। अब हमारे पास कैपिटल थी 3 लाख, और लायबिलिटी जो क्रेडिटर है वो 30,000 का बढ़ गया। तो हमारी जो नई इक्वेशन हो गई वो 3 लाख प्लस 30,000 एंड 3 लाख प्लस 30,000 हो गई है। तो ये है दो ट्रांजैक्शन हमने देखे। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, खाली देख के। अगर कैश में हुआ है तो या तो इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश परचेज लिखा होगा, मतलब कि यहाँ पे लिखा होगा बॉट गुड फ्रॉम राम फॉर कैश, या कैश परचेज फ्रॉम राम ₹30,000। इस तरीके से उस सेंटेंस को लिखा गया होगा, या फॉर कैश लिखा होगा बॉट गुड फ्रॉम राम फॉर कैश 30,000, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। या कोई भी नेम नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट होगी, यानी बॉट गुड
फॉर 30,000 लिखा होगा, राम का नाम नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फॉर कैश हम अज्यूम कर लेते हैं। ये बेसिक अजम्पशन है जो काउंटिंग में आपको हर जगह फॉलो करनी है, इवन जनरल एंट्री में भी इसको फॉलो किया जाएगा। क्रेडिट कैसे पता लगेगा कि कोई गुड्स हमने क्रेडिट में लिया है, कैसे पता लगेगा कि कोई गुड्स हमने क्रेडिट में लिया है? तो क्रेडिट में लिया है उसको पता लगाने के लिए या तो हमारे पास क्रेडिट परचेज लिखा होगा कि बॉट क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम 30,000, या क्रेडिट परचेज 30,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 30,000, या फिर लिखा होगा नेम ओनली विद अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है और अमाउंट लिखी है, लेकिन फॉर कैश या कैश परचेज कुछ नहीं लिखा है। तो उस चीज़ में हम अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट परचेज है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे क्रेडिट परचेज माना और राम को हमने क्रेडिटर लिख दिया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और कैसे पता लगेगा कि कैश परचेज है। परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर कैश 30,000, यहाँ पे फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब कैश में खरीदा है। कैश परचेज ऑफ गुड 30,000, यहाँ पे कैश परचेज लिखा है, इसका मतलब कैश परचेज है। गुड परचेज फॉर 30,000, इसमें कोई नाम नहीं है क्रेडिटर का, यानी ये भी कैश परचेज है। गुड्स परचेज ₹30,000, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं है, तो ये भी यानी कैश परचेज है। आगे देख लेते हैं क्रेडिट परचेज कैसे पता लगेगा। क्रेडिट परचेज पता करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो क्रेडिटर का नाम लिखा हो बिना कैश वगैरह को मेंशन करे, या फिर क्रेडिट परचेज लिखा हो। तो परचेज गुड फ्रॉम राम 30,000, ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि राम का नाम लिखा है, ठीक है, और जो सप्लायर उसका नाम लिखा है, लेकिन फॉर कैश या कैश परचेज की बात नहीं करी गई है। क्रेडिट परचेज सीधे बोल दिया है तो ऑब्वियसली क्रेडिट परचेज है। चलिए आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन सी देखते हैं। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर कैश एट 13,000, यानी हमने कोई 10,000 का गुड कितने में बेचा है, 13,000 में, 13,000 में, 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएगा, कैश में 13,000 ऐड हो जाएगा, यानी हमारे एक एसेट कम हो गए, एक एसेट बढ़ गई, और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होता है, तो हम प्रॉफिट को कैपिटल में 3,000 ऐड कर देंगे। कैसे होगा, हमारी जो ओल्ड इक्वेशन है हमने पीछे देखी, 3 लाख प्लस 30,000, 3 लाख प्लस 30,000, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन सी को इसमें एंटर करेंगे। गुड्स में से 10,000 माइनस हुआ है, हमने माइनस कर दिया, और कैश में 13,000 ऐड हुआ है जो कि हमने ऐड कर दिया, और जो 3,000 का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब देखिए क्या हो जाता है, ये एंट्री हो जाती है, ये जो नई इक्वेशन बनती है हमारे पास, 3,13,000 का कैश है, अब हमारे पास 20,000 के गुड्स हैं, यानी टोटल 3,33,000 का एसेट पड़ा है हमारे पास, टोटल एसेट। यहाँ पे देख लेते हैं 3 लाख का कैपिटल था, 3,000 हमने उसमें प्रॉफिट ऐड किया, टोटल हो गया हमारे पास 3,03,000, और 30,000 के क्रेडिटर हैं, तो टोटल हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी है 3,33,000। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई, मैच कर गई। फिर देख लेते हैं अगला ट्रांजैक्शन, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को 20,000 पे किए हैं, तो वही चीज़ हमने ओल्ड ट्रांजैक्शन लिखी, ओल्ड जो भी हमारे पास इक्वेशन थी वो लिखी पूरी की पूरी। उसके बाद हमने जो ट्रांजैक्शन था, क्रेडिटर को पे किया है, तो कैश में पे किया होगा, तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर में से 20,000 माइनस हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द ओनर्स फंड, दैट इज कैपिटल। कोई भी एक्सपेंस जो होता है या लॉस होता है वो ओनर के फंड से या कैपिटल से माइनस होता है, इसको ध्यान में रखना। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस आ गया तो कहाँ माइनस होगा, वो कैपिटल में जाके माइनस होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया तो कहाँ ऐड होगा, वो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। तो देख लेते हैं, रेंट पे किया है 5,000, खर्चा है, तो खर्चा कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से, और पे किया है तो कैश से भी माइनस होगा। तो देख लेते हैं, असेट ओल्ड इक्वेशन हमने लिख दी, अब यहाँ से कैश में से 5,000 माइनस हो गया और कैपिटल में से 5,000 माइनस हो गया, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इनकम देख लेते हैं। ऑल प्रॉफिट और इनकम इज रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, एज रिस्क इज टेकन बाय ओनर, सो इट इज टू बी एडेड बैक टू हिज कैपिटल। सही बात है कि सारा जो इनकम और प्रॉफिट है वो रिस्क लेने का ही तो रिवॉर्ड है, प्राइस है, तो सारा रिस्क कौन लेता है, ओनर लेता है, सो इट इज़ टू बी एडेड बैक टू हिज कैपिटल, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो कमीशन रिसीव हुई है 8,000 उसका इनकम है,
तो इनकम है तो इनकम कैश में आया है तो कैश में ऐड होगा, और उधर से प्रॉफिट हुआ है 8000 का तो 8000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओल्ड इक्वेशन लिखी, 8000 कैश में ऐड किया, 8000 कैपिटल में ऐड किया, हमारे टोटल जो नई इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो गई। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में क्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और जिन्हें जो बेसिक्स हैं नहीं पता अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके बारे में नहीं पता, वो अकाउंट्स की जो पहले चैप्टर की क्लास है वो एक लेक्चर है वो अटेंड कर लें, और उसमें से वो एकदम क्लियर हो जाएगा जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या क्या हैं। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली होता है वो इनकम, कोई भी इंटरेस्ट जो हमने कमा तो लिया, अर्न कर लिया, लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, हमें कैश में या बैंक में रिसीव नहीं हुआ है। तो अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 है, यानी इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी कैश नहीं हुई है। तो ये हमारी क्या बन जाती है? एक तरीके से असेट बन जाती है, जो जब कैश होगी तो हम असेट माइनस कर देंगे और कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एसेट में आ जाएगा, ओल्ड इक्वेशन हम लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट, और ये हमारी इनकम है तो इसे कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, तो हमारी न्यू इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते, सिंपल था ये सब, ऐसे ही सिंपल सा है अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है, धीरे धीरे समझना है। ट्रांजैक्शन एच, रिसीव्ड रेंट इन एडवांस, रेंट इन एडवांस रिसीव किया 5000 का, 5000 का रेंट इन एडवांस रिसीव किया है। तो एक कोई भी अगर हम इनकम एडवांस में रिसीव करते हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी का काम करती है, ना कि असेट। मतलब हमने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब लायबिलिटी 5000 बढ़ी है और पैसा भी आ गया, हमने रिसीव किया है ना कैश, तो कैश में हमारे असेट में 5000 बढ़ जाएगा और हमारी लायबिलिटी में 5000 बढ़ जाएगा। हमने ओल्ड इक्वेशन लिखी, कैश में 5000 प्लस कर दिया और एडवांस रेंट में 5000 प्लस कर दिया, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है फिर से बैलेंस हो गई। ये मैंने टोटल किया हुआ है ताकि पता लगता रहे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही। अब देख लेते हैं सेकेंड टाइप के ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक साइड इक्वेशन का अफेक्ट करते हैं, दूसरे साइड अफेक्ट। अभी हमने देखा यहाँ भी कुछ अफेक्ट हो रहा है, इस साइड भी अफेक्ट हो रहा है। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसमें सिर्फ वन साइड, या तो इस साइड एसेट साइड या फिर लायबिलिटी और कैपिटल साइड ही इफेक्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 4000, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा पे कर दिया, हालांकि इंश्योरेंस का इतना पैसा नहीं पे करना था। तो असेट अगर देख लेते हैं, ओल्ड इक्वेशन हमने सारी लिख दी, जो ओल्ड इक्वेशन हमारे पास है ऊपर से लिख दी। प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 पे किया तो कैश में से 4000 माइनस हुआ होगा। तो हम कोई भी खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो हमारी असेट बन जाती है, क्योंकि हमें बाद में उसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा कैश में से 4000 माइनस हुआ और एक नया असेट बन गया प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से 4000। तो 4000 यहाँ से माइनस हुआ, 4000 यहाँ ऐड हो गया, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई जो कि बैलेंस हो गई। परचेज मशीन फॉर कैश, मशीन कैश में परचेज करी है, बोला है फॉर कैश, जहाँ पे फॉर कैश बोला जाए वहीं पे उसे कैश में समझना। फॉर कैश 80,000 मशीनरी परचेज करी, यानी कैश में से माइनस हुआ और मशीनरी ऐड हो गई। तो ओल्ड इक्वेशन, कैश में से 80,000 माइनस किया, मशीन में 80,000 ऐड कर दिया, हमारे पास फिर से इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही साइड इफेक्ट हो रहा है, दूसरी साइड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन के आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें इंकर तो हो गई है लेकिन हमने अभी पे नहीं करी है, ड्यू है सैलरी देना, तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो ये एक्सपेंस है और लायबिलिटी भी है, खर्चा तो है ही जो इंकर हो गया है और हमने पे नहीं किया है, इसलिए वो लायबिलिटी भी बन गई है। यानी खर्चा है तो 8000 कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल से। और अब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कहाँ ऐड हो जाएगी? लायबिलिटी साइड में। तो देख लेते हैं, एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कैश ना आया ना गया। कैपिटल से हमारा 8000 माइनस हो जाए, क्योंकि कैपिटल जो है हमारी कम हो गई इस खर्चे की वजह से, 8000 के एक्सपेंस की वजह से कैपिटल हमारी माइनस हो गई। अच्छा, लायबिलिटी में हम 8000 ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से, क्योंकि हमने क्या करा है, इसे लायबिलिटी बना दी है पे ना करके। तो ओल्ड इक्वेशन लिखी, 8000 कैपिटल में से माइनस किया, 8000 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। सिंपल है। ट्रांजैक्शन एल देख लेते हैं। ओनर विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है फर्म से, तो उस पैसे विड्रॉल को हम कहते हैं ड्रॉइंग। ठीक है,
तो देख लेते हैं। कैश में से माइनस हुआ होगा 10,000 और ड्राइंग क्या है, उसके कैपिटल रिडक्शन है। मतलब ड्राइंग जब भी वो करता है तो हम उसके कैपिटल से माइनस करते हैं। जब वो पैसा लाया तो हमने उसके कैपिटल में ऐड कर दिया, जब वो पैसा निकालेगा तो हम उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे। एक नज़रिया ये है देखने का। दूसरा ये है कि ड्राइंग एक खर्चा होता है फर्म के लिए। मतलब ड्राइंग क्या है कि अगर कोई भी ओनर ड्रॉ कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो वो एक तरीके से खर्चे बढ़ा रहा है फर्म के, ठीक है ना। तो हम उसे अगर खर्चे के नज़रिए से देखें तब भी कैपिटल से माइनस होगा, लेकिन अगर हम उसे कैपिटल रिडक्शन के नज़रिए से देखें तब भी वो कैपिटल से माइनस होगा। तो उसने 10,000 कैश में से निकाला है और 10,000 कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो ड्राइंग है। यहाँ पे दोनों साइड इफेक्ट हुई है, ठीक है ना। अब वन साइडेड हमने सारे देख लिए, टू साइड भी देख लिए, और ये कुछ एक्सेप्शनल केस है ये हमने देख लिए। तो ओल्ड इक्वेशन 10,000 कैश में से माइनस 10,000 कैपिटल में से माइनस, नई इक्वेशन बन के आ गई और हमने टोटल भी कर दिया। सेम बैलेंस हो रही है, हर जगह इक्वेशन बैलेंस हो रही है और हमेशा होती रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तक आपने अकाउंटिंग सही करी हो, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लेते हैं, ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए इनकम है। मतलब क्या होता है, जब भी जो ओनर है वो पैसा विड्रॉ करता है, अपनी कैपिटल से विड्रॉ करता है, तो उस विड्रॉल की वजह से उसे फर्म को वापस पैसे लौटाने होते हैं। पैसा तो वो लौटाएगा, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी लौटाएगा। तो वो इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐड कहाँ से माइनस हुआ है? कैपिटल से, क्योंकि वो देगा तो ओनर जो है अपनी कैपिटल से ही तो ला के देगा पैसा। तो कैपिटल से माइनस हुआ है और एंड में जाके कैपिटल में ही ऐड हुआ है। मान लीजिए 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से चार्ज किया जाएगा? ओनर की कैपिटल से। और ऐड कहाँ कर दिया जाएगा? वापस उसकी कैपिटल में, क्योंकि जो इनकम आ रही है वो भी अल्टीमेटली उसी की है और जो खर्चा है वो भी उसी की जेब से होगा। मतलब उसकी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाला, अल्टीमेटली गया तो उसी के पास। तो इसको चाहो तो आप इसमें एक बार माइनस करके फिर प्लस कर सकते हैं 10,000, लेकिन उसका कोई इतना वैल्यू है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप छोड़ भी सकते हैं, उससे अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, दिखाना है अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक साइड कैपिटल में ही 10,000 में सपोज माइनस किया, प्लस 10,000 कर दिया और बाद में इसको ऐड बैक करके इसको सेम इक्वेशन जो है ऊपर वाली आ जाएगी, चेंजेस नहीं आते हैं इक्वेशन में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिमिलर वे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब भी ओनर पैसा फर्म में लगाता है तो उसको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो फर्म के लिए खर्चा है। तो फर्म के लिए खर्चा है तो क्या होता है, फर्म माइनस करती है खर्चा कैपिटल से और ऐड करती है कैपिटल में, क्योंकि ओनर को ही देना है, ओनर की ही जेब से काटना है खर्चा। खर्चा हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, तो ये खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी ही जेब से कटेगा और मिलेगा भी किसे? उसे ही। तो ये भी वही वाली बात होगी, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। तो ये भी सिमिलर वे में काम करता है। इसमें भी माइनस करके हम ऐड कर देंगे। फ़र्क ये है, इसमें ऐड करके माइनस करते हैं, इसमें माइनस करके ऐड करते हैं, होता वहीं पे। और एक अकाउंटिंग इक्वेशन सिमिलर जो ऊपर होती है वही नीचे आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एम्फेसिस इस पर नहीं किया है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो मतलब फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन है, जो मैं हमेशा कराता हूँ। तो ये रहा फुली फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे सारे तरह के जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो सारे देखेंगे। शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रेजेंट बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। कह रहा है कि सारे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, हमने करीब यहाँ पे 27 ट्रांजैक्शंस लिए हैं अलग अलग तरह के, जिसका हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में बताना है कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को उसने इफेक्ट किया और क्या हमने उसका एडजस्टमेंट किया, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट हमें साफ दिख जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जब बैलेंस हो जाती है इसका मतलब वो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। चलिए देखते हैं। मनु स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, विद गुड्स, विद मशीन। मनु ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, गुड्स से और मशीन से, तीनों चीज़ों से। कैश लाया था 5 लाख, गुड्स लाया था 50,000 और मशीन लाया था 1 लाख रुपीज़ की। तो इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे? गुड, कैश और मशीन दोनों को, तीनों चीज़ों को एसेट साइड में रख देंगे और
कैपिटल साइड में हम टोटल अमाउंट जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये है, कैश में 5 लाख, गुड्स में 50,000 और मशीन में 1 लाख ऐड हो जाएगा और टोटल जितना है कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी 6,50,000 इधर आ गया, 6,50,000 टोटल इधर आ गया। तो इसका टोटल कहीं ना कहीं इक्वेशन का क्या बन जाता है, 6,50,000। बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर 10,000, यानी 10,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन और ऐड हो जाएगा फर्नीचर में। तो हमारे पास हो जाएगा कैश ऑफ 4,90,000 माइनस होके, और गुड्स हमारे पास 50,000 के, कोई चेंजेस नहीं आए। 1 लाख की मशीन है, कोई चेंजेस नहीं है, और फर्नीचर 10,000 का बढ़ गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा 6,50,000 इंटैक्ट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आए इस साइड, लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, बॉट गुड फ्रॉम तनु 10,000, तनु से गुड खरीदे 10,000 के। तो तनु से गुड खरीदे 10,000 के, तो गुड्स में 10,000 ऐड हो जाएगा, और तनु से खरीदे हैं, कैश नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि तनु का नाम है यहाँ पे और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हमारे पास 10,000 के गुड्स आ गए और 10,000 हमारा क्रेडिटर में आ गया, बैलेंस हो गया अगेन। फिर वो इक्वेशन आ जाएगी 4,90,000 के कैश, गुड्स बढ़ गया 10,000 से 60,000 हो गया, मशीनरी हो जाएगी हमारी 1 लाख की और 10,000 के फर्नीचर, और यहाँ पे 6,50,000 का हमारा कैपिटल और 10,000 के क्रेडिटर आ जाएंगे। ऐसे ही करना है, सिंपल है अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत सिंपल होती करने के लिए, बस थोड़ा सा हमें नॉलेज इसकी लेनी होती कि कितना क्या चीज़ कहाँ पे ऐड होगी, क्या माइनस होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सोल्ड गुड फॉर कैश, कॉस्ट है 5,000, हमने 7,000 फॉर कैश सेल की है गुड्स की, जिसकी कॉस्ट थी 5,000, यानी 5,000 के गुड्स को हमने 7,000 में बेच दिया, और वो भी फॉर कैश। 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देख लेते हैं, हमने गुड्स सोल्ड किया था 5,000 का, 5,000 माइनस हो जाएगा गुड्स से, 7,000 ऐड हो जाएगा कैश में, क्योंकि कैश आया। जो 2,000 का प्रॉफिट है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे भी नेट इफेक्ट 2,000 का आ रहा है, 7,000 का प्लस किया, माइनस किया 5,000 का, तो 2,000 का प्लस, और यहाँ भी हमने ऐड कर दिया 2,000, तो बैलेंस हो जाएगी पूरी इक्वेशन दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,97,000 का कैश, 55,000 का गुड्स हमारे पास बचा है, 1,10,000, ये तो ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे जो है कैपिटल हमारा बढ़ के 6,52,000 हो जाएगा, और 10,000 के क्रेडिटर एज इट इज़ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ये हमने 4 ट्रांजैक्शन देख लिया। रिसीव्ड रेंट है, रेंट रिसीव हुआ है 7,000 का, 7,000 का रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, प्रॉफिट का पार्ट होती है। तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 7,000 और इधर कैश में ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन, हम आगे बढ़ जाएंगे ऐड करके। बैलेंस हो गई इक्वेशन। फिर देखते हैं ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ किया, यानी उसकी कैपिटल से माइनस होगा, लेकिन क्या यूज़ किया, गुड्स तो नहीं किया, बताया नहीं है, तो यानी इसने कैश ही विड्रॉ किया होगा। तो कैश में से भी 4,000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल से 4,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों जगह पे माइनस कर दिया, ठीक है, एंड कैलकुलेट करके लिख दिया, और हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। फिर देखते हैं, फिर है पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया, तनु को पे किया कितना, 4,000 तनु को पे किया, यानी लायबिलिटी हमारी 4,000 से अब कम हो जाएगी, यानी माइनस कर देंगे, और हमारा जो है कैश भी 4,000 से माइनस हो जाएगा। दोनों साइड 4,000 माइनस हो गया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, पेड सैलरी, सैलरी पे करी है 2,000 कैश में से जाएगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल से। तो 2,000 हमारा कैश में से जाएगा और 2,000 हमारा कैपिटल में से जाएगा, और इक्वेशन दोबारा से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, 8,000 के गुड्स हमने क्या करा, 12,000 में बेचे, लेकिन उधारी में, तो यानी डेटर बन जाएगा यहाँ पे 12,000 का। 8,000 की गुड 12,000 में बेचे, यानी 4,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। 4,000 का प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में। चलिए इसे देख लेते हैं, गुड्स में से माइनस करना है 8,000, ऐड करना है डेटर में कितना, 12,000, और ऐड करना है 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में। 3 चीज़ें हमें इसमें करनी है। तो गुड हमारा माइनस हो गया, 8,000 का हमने गुड माइनस कर दिया, और डेटर हमने नया डेटर अकाउंट बनाया और डेटर हमने ऐड कर दिया 12,000 का, और जो 4,000 का प्रॉफिट आया वो हमने ऐड कर दिया कैपिटल में। तो देखा जाए यहाँ पे भी नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 4,000, 12,000 माइनस 8,000, 4,000 का इफेक्ट इस साइड आ रहा है और 4,000 का ही एडिशनल इफेक्ट इस साइड आ रहा है। तो फिर से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं,
अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो डिटेल में जो क्लास 11th की फर्स्ट वीडियोस हैं जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था उसको चेक कर लें। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। इंटरेस्ट विच इज़ अर्नड बट नॉट येट रिसीव। तो अक्रूड इनकम क्या है, इनकम तो है ही 5000 की हमें अक्रूड इनकम हुई है, इनकम तो हो गई लेकिन मिला नहीं है। तो अक्रूड इनकम हमारा क्या हो जाता है, एसेट। तो एसेट में 5000 जुड़ जाएगा और कैपिटल में 5000 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। तो अक्रूड इंटरेस्ट का देख लेते हैं। 5000 हमारा अक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो गया प्लस 5000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, दोनों साइड 5000 प्लस कर दिए तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होती है, खर्चा हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया है, सैलरी देनी थी, ड्यू थी बट हमने पे ही नहीं करी है, ये हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी है लेकिन ये खर्चा भी तो है उस साल का। तो हमने 1000 का खर्चा किया जो पे नहीं किया, तो यानी 1000 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और 1000 की हमारे पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यानी क्या होगा, हम 1000 जो है कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अगर हम 11 ट्रांजेक्शन देखें कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये खर्चा था 1000 का, और ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड क्योंकि ये हमारी अब लायबिलिटी बन गई क्योंकि हमने इसे पे नहीं किया। ये खर्च कैपिटल में से माइनस क्यों हुआ है, इसकी वजह ये है क्योंकि जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाई है वो इस ईयर की बनाई है और इस ईयर के जो भी खर्चे हमने पे नहीं किए हैं, भले ही वो पे नहीं किए लेकिन वो हैं तो खर्चे ही इस साल के यानी इस अकाउंटिंग पीरियड के, तो हम उसे कैपिटल से माइनस ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कैपिटल से माइनस किया और ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन 11 समझ लिया। गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश, ठीक है, यानी 20,000 के गुड को 20% प्रॉफिट ऑन कैश में बेच दिया। 20,000 का 20% कितना हुआ, 20,000 का 10% 2,000 और 20% 4,000 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास 4,000 का प्रॉफिट आ गया, यानी हमने कैश में बेचा, यानी गुड गया हमारा 20,000 का और कैश कितना आया 24,000, 4,000 एक्स्ट्रा आया क्योंकि प्रॉफिट हमारा 20% है। तो हम क्या कर देंगे, गुड में माइनस कर देंगे 20,000, ऐड कर देंगे कैश में 24,000, जो प्रॉफिट हुआ है उससे कैपिटल साइड में ऐड कर देंगे। फिर से देखो यहाँ पे नेट इफेक्ट आया प्लस 4,000 का और यहाँ पे भी प्लस 4,000 का नेट इफेक्ट आया है। तो इधर साइड +4 का नेट इफेक्ट और इधर साइड +4 का नेट इफेक्ट, तो इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। सिंपल है। आगे देखते हैं। गुड कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट, हमने 25% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट में बेचा है 10,000 का गुड्स, यानी 2500 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है। तो यानी 10,000 का गुड हमने 12,500 में बेचा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्रेडिट में बेचा है, यानी अब हमारे पास कैश नहीं आया, डेटर आ गया। तो हम क्या कर देंगे, गुड से 10,000 माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे डेटर में प्रॉफिट के साथ मिला करके 12,500 का डेटर ऐड कर देंगे और जो प्रॉफिट होगा 2,500 का वो हम दिखा देंगे कहाँ पे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। हमने गुड्स जो है 10,000 के निकाल दिए, तो गुड्स से माइनस हो जाएगा, ऐड कर दिया 12,500 के डेटर क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया अभी। तो जो प्रॉफिट है कितना है 2,500 का, 10,000 के गुड गए और 12,500 मिलने वाले हैं, तो 2,500 का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखा जाए यहाँ भी नेट इफेक्ट 2,500 का है प्लस का और यहाँ भी 2,500 प्लस हमने किया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाती है। पेड तन्नू इन फुल सेटलमेंट 5,000, तन्नू को हमने फुल सेटलमेंट, ये जो टर्म है फुल सेटलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेड तन्नू इन फुल सेटलमेंट 5,000, तन्नू को फुल सेटलमेंट में हमने 5,000 रुपये दे दिए। तन्नू से हमने तन्नू को देने कितने थे, तन्नू से हमने गुड खरीदे थे 10,000 के, ठीक है। फिर तन्नू को क्या हमने पे किया था वो देख लेते हैं। तो हमने 7th ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर यानी तन्नू को 4,000 पे किए थे, 10,000 पे करने थे टोटल, हम 10,000 हमने तन्नू को देने थे, हमने उसमें से 4,000 दे चुके हैं यानी 6,000 और देना था। लेकिन अब हमने उसे पे किया है इन फुल सेटलमेंट, पेड तन्नू इन फुल सेटलमेंट 5,000, यानी 6,000 की जगह पैसा 5,000 दिया और तन्नू से कहा कि बस इससे ज़्यादा पैसा हम नहीं देंगे, यानी हमें डिस्काउंट मिल गया 1,000 का, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तन्नू के उसमें से माइनस हो जाएगा पूरा 6,000, 5,000 माइनस नहीं होगा, पूरा 6,000 माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हम उसे फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, तो पूरा 6,000 माइनस हो जाएगा।
हमें एक 1000 का प्रॉफिट हुआ है, वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास से कैश कितना जाएगा 5000। तो देखते हैं इसका एडजस्टमेंट। ये वाली इक्वेशन है 14th। 5000 हमारे कैश से गया, ठीक। तनु फुल सेटलमेंट में पे किया तो 6000 की जो तनु था वो 6000 का आउटस्टैंडिंग था, 6000 पे पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। हमें प्रॉफिट हुआ 1000 का। देखा जाए तो इधर नेट इफेक्ट कितना आया 5000 माइनस का, और इधर नेट इफेक्ट कितना आता है 5000 माइनस का, यानी दोनों इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाती है। इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट मार्क करना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अब हमने डेटर से कैश रिसीव करा है, ठीक है ना, कितना 6000। तो हम क्या करेंगे, डेटर से 6000 माइनस कर देंगे और कैश में 6000 ऐड कर देंगे। तो हमने यही करना है, डेटर से 6000 माइनस कर दिया और कैश में 6000 ऐड कर दिया, तो प्लस 6000 माइनस 6000। हालांकि डेटर में चेंजेस आएंगे लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल होगा वो सिमिलर ही रहेगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आया, यहाँ भी एक्चुअली देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आया, यहाँ भी 0 का नेट इफेक्ट, यहाँ भी 0 का इफेक्ट आया, तो फिर ये इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाती है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, जब भी हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड का इंश्योरेंस इसी पीरियड में पे कर देते हैं, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, असेट का काम करता है, क्योंकि उसका हम फ़ायदा बाद में उठाने वाले होते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का पे किया, तो असेट बन गया 2000 का और कैश में से माइनस हो गया 2000। तो कैश में से हम माइनस कर देंगे 2000 और असेट बन गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का। दिस इज सिंपल, ठीक है ना। इधर भी नेट इफेक्ट आया 0 का, इधर भी 0 का नेट इफेक्ट आता है, तो इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाती है। 17th पॉइंट देख लेते हैं। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस हो गया कितने का 6000 का। 6000 का लॉस हुआ, कैपिटल से माइनस होगा और गुड भी तो गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो गुड से भी हम माइनस कर देंगे 6000। तो 6000 हमने गुड से माइनस कर दिया और 6000 हमने कैपिटल से माइनस कर दिया, दोनों जगह माइनस 6000 का इफेक्ट आया। फिर से इक्वेशन जो हमारी है बैलेंस हो जाती है। अब देखते हैं आगे। गुड कॉस्टिंग 5000 सोल्ड एट प्रॉफिट 25%, आउट ऑफ विच 2500 इज रिसीव्ड इन कैश। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गुड कॉस्टिंग 5000 का जो हमें गुड्स पड़ा था वो हमने बेचा 25% प्रॉफिट में, ठीक है। 5000 का गुड 25% प्रॉफिट में बेचा है और उसमें से जितना भी अमाउंट होता है उसमें से सिर्फ हमें कितना वापस आए 2500 रुपये कैश में मिले हैं, बाकी वो डेटर बन जाएगा। देख लेते हैं 18th इक्वेशन, 18th वाला। 5000 के गुड गए, ठीक है ना, 2500 कैश आए, बाकी का हमने डेटर बना दिया, 3750 का डेटर बन गया। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 25%, तो 5000 का 25% कितना हुआ 1250। 1250 यानी हमें टोटल जो अमाउंट मिलना था वो 6250 मिलना था, ठीक है ना, 6250 मिलना था। मिले कितने 6250 में से सिर्फ 2500, तो 2500 हमने कैश में से माइनस कर दिया, जितने नहीं मिले वो हमने डेटर बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए 3750 प्लस 2500 माइनस 5000, हमारा जो नेट इफेक्ट आता है वो 1250 रुपीज़ का आता है। यहाँ भी नेट इफेक्ट 1250 रुपीज़ का और यहाँ भी नेट इफेक्ट 1250 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हम दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर से इक्वेशन जो है बैलेंस होएगी। ध्यान देना ये भी पॉइंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। 5000 के गुड्स गए कितने में 6250 रुपीज़ में, क्योंकि 25% प्रॉफिट हमने ऐड किया, ठीक है ना। उस 6250 रुपीज़ में से हमें सिर्फ 2500 रुपीज़ मिले, तो हमने 6250 में से 2500 माइनस कर दिया और जितना अमाउंट बचा 3750 वो हमने डेटर अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि उससे हमें अभी इतने अमाउंट और लेना है, ठीक है ना। ये समझ आ गया, सिंपल है। अब क्या किया है हमने 5000 का गुड 6250 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 1250, तो 1250 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, सिंपल है। और देखा जाए तो इसका नेट इफेक्ट सिमिलर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18th वाला हो गया। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो यानी कैश अकाउंट से माइनस हो जाएगा और बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, सिंपल है। कितना अमाउंट है
ये है हमारा 20,000। 20,000 हमने कैश से निकाल के बैंक में जमा कर दिया और इस साइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस साइड भी नेट इफेक्ट जो है हमारा 0 ही आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। रिसीव्ड कैश चेक फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें चेक रिसीव हुआ है। ठीक है ना, डेटर से चेक रिसीव हुआ है तो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में ही पैसा आता है। तो हम क्या करेंगे, बैंक का अमाउंट ही बढ़ाएंगे। डेटर से कितना रिसीव हुआ है, 6,000 का चेक रिसीव हुआ है, तो 6,000 बैंक में ऐड कर देंगे और डेटर से माइनस कर देंगे, डेटर अकाउंट से। ठीक है ना, तो हमने 6,000 बैंक अकाउंट में ऐड करा है और डेटर से माइनस कर दिया। नेट इफेक्ट इस साइड का 0 आएगा और इधर भी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम न्यू इक्वेशन ऐसे ही कर देंगे, लिख देंगे। अच्छा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस, हमने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा, ये जो विड्रॉ है जब पर्सनल यूज़ के लिए होता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं, वो कैपिटल से माइनस होता है क्योंकि वो पार्टनर का खर्चा होता है, मतलब जो पार्टनर कह रहा हूँ वो ओनर का खर्चा होता है। ठीक है ना, लेकिन विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस तो कैपिटल से माइनस ज़रूर होगा लेकिन एज एन एक्सपेंस होगा, ना कि एज ए ड्राइंग। ठीक है ना, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंस 3,000 का हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक से 3,000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल से 3,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंस है। तो दोनों में नेट इफेक्ट हमारा क्या है, 3,000 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब होता है गुड जितने के हमारे कॉस्ट थी, जितने की हमारी गुड्स की कॉस्ट थी उतने में ही हमने गुड्स को बेचा, इसे कहते हैं एट पार। तो 4,000 का गुड हमने 4,000 में बेचा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो गुड में से 4,000 माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में बेचा है तो डेटर में ऐड हो जाएगा 4,000। ठीक है ना, देख लेते हैं। 4,000 गुड्स में से माइनस हुआ और 4,000 डेटर में ऐड हो गया, तो नेट इफेक्ट 0 आया, इसलिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी नहीं लिखा है। ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं पैसा कहाँ आता है, बैंक में ही आता है। तो 1 लाख का लोन लिया है तो लोन क्या है, लोन इज़ अ लायबिलिटी, तो हमारी 1 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई और बैंक में कितना पैसा आ गया, 1 लाख रुपए। तो बैंक में हम ऐड कर देंगे 1 लाख और लायबिलिटीज़ में लोन दिखा देंगे 1 लाख का, सिंपल है। तो ये रहा, बैंक में हमने ऐड कर दिया 1 लाख और हमने लायबिलिटीज़ दिखा दी 1 लाख की एज अ बैंक लोन। ठीक है ना, तो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई, न्यू इक्वेशन हम लिख देंगे। ठीक है ना, ऐड करके। बॉट लैंड एंड बिल्डिंग फॉर कैश, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है फॉर कैश। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट, असेट हमारी असेट साइड आ जाएगी, कितने की है, 2 लाख की, और कैश, कैश में खरीदी है तो 2 लाख का कैश माइनस हो गया, तो कैश में से 2 लाख माइनस हो जाएगा और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में 2 लाख ऐड हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट 0 है इधर, इसीलिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉट मशीनरी फ्रॉम एमएस जैक, एमएस जैक लिखा है, नाम लिखा है और फॉर कैश नहीं लिखा है, यानी हमने क्रेडिट में खरीदी होगी। तो एमएस जैक हमारा एक तरीके से क्रेडिटर बन गया। ठीक है ना, तो कितने की मशीनरी, 50,000 की, यानी मशीन यानी असेट में हमारा 50,000 ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी में एमएस जैक नाम से 50,000 ऐड हो जाएगा। तो देखो मशीनरी में ये हमने 50,000 ऐड कर दिया, सॉरी नॉट दिस वन, कितने की मशीनरी है, 50,000 की, 50,000 की मशीनरी में ऐड कर दिया 50,000, एक्चुअली फर्नीचर में गलती से हो गया, इसको मशीनरी में ऐड कर देंगे हम। ठीक है ना, और फिर हमारा जो है क्रेडिटर में 50,000 ऐड हो जाएगा। ओके, नॉट अ बिग डील, ये इधर उधर हो गया, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, फर्नीचर की वैल्यू अलग और मशीन की वैल्यू अलग आएगी, दिस इज़ अ मिस्टेक, सॉरी। एंड हमें यही करना है और हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। फिर देखते हैं पेड चेक टू एमएस जैक, एमएस जैक को हमने चेक पे किया, चेक पे किया तो हमारा बैंक से पैसा कटेगा 10,000 और क्रेडिटर हमारा 10,000 से कम हो जाएगा। तो ये रहा, हमारा बैंक से पैसा कटा 10,000 और क्रेडिटर जो था एमएस जैक वो हमारा 10,000 कम हो गया। तो फिर से इक्वेशन बैलेंस होगी। और अब लास्ट है जो कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10,000, फर्नीचर में डेप्रीशिएशन लगाना है 10,000 का, मशीन में लगाना है 10,000 का, एंड लैंड एंड बिल्डिंग में लगाना है 5,000 का।
डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है टू द फर्म, तो हम क्या करते हैं इसे कैपिटल से भी माइनस करते हैं। इस पर्टिकुलर अकाउंट से तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि ये जो फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग है इनकी वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर की 10,000 माइनस हो जाएगा, मशीन अकाउंट में 10,000 माइनस हो जाएगा और लैंड बिल्डिंग में 5,000 माइनस हो जाएगा, और कैपिटल से टोटल 25,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल है। तो 10,000 मशीन से माइनस कर दिया, 1,000 फर्नीचर से माइनस कर दिया और 5,000 लैंड बिल्डिंग से माइनस कर दिया। टोटल कितना है? 16,000। एक्चुअली फर्नीचर है 1,000 नॉट 10,000। ठीक है ना, तो फर्नीचर से 1,000, तो टोटल हमारा 16,000 का एक्सपेंस है जो कि हमने कैपिटल से माइनस कर दिया। और फिर हमने न्यू इक्वेशन बना दी एडजस्टमेंट करके, जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी, इसका जो टोटल आएगा इधर साइड और इसका जो टोटल आएगा इधर साइड, दोनों सिमिलर आएगा। अब अगर बैलेंस शीट बनाने को कहते हैं तो हमें क्या करना है? असेट साइड बनानी है, राइट हैंड साइड असेट साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होगी। हाँ, बैलेंस शीट जब बनाते हैं ये चीज़ें इधर साइड आ जाती हैं और ये चीज़ें इधर साइड आ जाती हैं। ठीक है ना, पूरी हेडिंग्स लिखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको इमेज में दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कैपिटल होगी, फिर लायबिलिटीज़ होंगी। तो कैपिटल हमारे पास कौन कौन सी कैपिटल है? एक ही कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, और लायबिलिटी क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और बैंक लोन। कैपिटल कितनी है? 6,44,750 हम लिख देंगे। क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर है हमारे पास 40,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 की और बैंक लोन है 1 लाख का। ये हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, टोटल कर देंगे, नीचे टोटल लिख देंगे। राइट साइड आ जाते हैं एसेट में, हमारे पास कैश, बैंक, गुड्स, मशीन, फर्नीचर, अक्रूड इंटरेस्ट, डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड लैंड एंड बिल्डिंग है। इनको हम पर्टिकुलर हेड्स में लिख देंगे और इनके जो अमाउंट है लास्ट इक्वेशन वाले हम लिख देंगे। प्लस नहीं लिखना आगे से, बस जैसे कि कैश है तो कैश 2,99,500 लिख देंगे, बैंक के आगे लिख देंगे 1,13,000 और गुड्स के आगे लिख देंगे 2,000 एंड सो ऑन, और सबका टोटल करके हम नीचे टोटल लिख देंगे। और जब टोटल लिखेंगे तो लेफ्ट साइड का टोटल यानी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का टोटल असेट साइड के टोटल से मैच करेगा। इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट कहते हैं, जो बैलेंस हो जाती है। ठीक है।